आज का चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, determinant is arrangement of numbers placed between two vertical lines and it is equals to a value called value of determinant. ठीक है, it equals to a value and that is called value of determinant. First point here. Second point, numbers are arranged in a square form and numbers placed vertically are said to form columns and the numbers placed horizontally are said to form rows. For determinant, number of rows is equals to number of columns. ठीक है, मतलब जैसे ये हो गया 2, 3, 5, 7, 5, 11। तो ये बेसिकली हमारे लिए क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे रो 1, ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे R1 से। वैसे अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, कॉलम 1, और इसको हम डिनोट करेंगे C1 से। ऐसे ये C2 मतलब ये पूरे 3 नंबर हो गए। ये एग्जाम्पल हो गया डिटरमिनेंट का। इसको इवैल्यूएट करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा और वो नंबर को हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू। फर्स्ट थिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ determinant has n rows or and n columns, then its order is given as। पहली बात तो जो डिटरमिनेंट है उसमें जितनी रोज होगा उतना ही कॉलम्स होगा, एग्जैक्टली बराबर ही होगा तभी डिफाइन होगा, ठीक है, अदरवाइज डिफाइन होगा। पहली चीज। दूसरी, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर कितना है, n भी बोल सकते हैं, ऑर्डर n है, या फिर n क्रॉस n भी बोल सकते हैं, दोनों ही चलेगा। देन इट्स ऑर्डर इज गिवन एज n क्रॉस n और n, दोनों की बात। तो जैसे इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर इज 3
और 3 क्रॉस डॉली रोज, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर मतलब बेसिकली क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, जो भी एक नंबर आएगा इक्वली आएगा उसी को ऑर्डर बोलेंगे। ये हो गया फर्स्ट थिंग, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए। आगे 4th पॉइंट, ठीक है। शॉर्ट में कैसे डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट नोटेशन। मान लिया एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, दैट इज इक्वल्स टू a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n, ठीक है। फिर ऐसी a31 एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाते an1 an2 an3 अप टिल an। ये डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर कितना है, n बोलो या n क्रॉस n बोलो। तो इसमें जो एलिमेंट है ये, ठीक है, जैसे a23 है, तो a23 बेसिकली डिनोट करने का तरीका क्या है कि ये बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट्स बता रहा है या हम ये उसमें लोकेशन बता रहा है। a23 का मतलब क्या होगा, पहले वाला नंबर 2 तो बताएगा कि कौन सी रो में, तो ऑफ कोर्स सेकंड रो में, तो इसके पहला नंबर कितना हो गया 2। दूसरा नंबर बताएगा कौन से कॉलम में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये नंबर थर्ड कॉलम में, इसलिए दूसरा वाला नंबर जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उसमें दूसरा सबस्क्रिप्ट 3 है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 2। तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट बेसिकली क्या बता रहा है, रो नंबर, दूसरा कॉलम। तो जैसे an3 हो गया, तो ये क्या बता रहा है कि nth रो में है एंड थर्ड कॉलम में। तो यहां से देखो शॉर्ट नोटेशन में हम क्या क्या यूज करते हैं, एक तो aij is the element present in ith row and jth column, ठीक है। जो भी एलिमेंट ith रो और jth कॉलम में आएगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे aij से, पहला। दूसरा देखो डिटरमिनेंट को डिनोट करने का शॉर्ट में एक तरीका ये भी है कि हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये 2 लाइनें तो बता रहा है कि डिटरमिनेंट है, aij बता रहा है कि एलिमेंट जो है वो aij टाइप है। यहां हमने n क्रॉस n लिख दिया, उसका मतलब है कि i का वैल्यू 1 से n तक जाएगा, मतलब nth ऑर्डर का है, सीधा सीधा इसका मतलब है i का वैल्यू भी 1 से n तक जा सकता है, j का वैल्यू भी 1 से n तक जा सकता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। फिर एक देखो हम बार बार इतना बड़ा डिटरमिनेंट ना बनाना पड़े तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, r1 r2 r3 अप टिल rn, ठीक है। अब उतना बड़ा लिखने के बजाय ये लिख दिया। r1 का मतलब क्या होगा, रो 1। तो यहाँ पे r1 की जगह बेसिकली क्या लिखा है, a11 a12 a13 अप टिल a1n, ये हमारी रो 1 हो गया। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 c2 c3 ऐसे करते हुए cn। अब ये क्या लिखा है, कॉलम वाइज लिखा है। c1 का मतलब क्या लिखा हुआ है, a11 a21 a31 ऐसे करके लिखा है an1 तक, फर्स्ट कॉलम। अगर ये फर्स्ट कॉलम है तो दूसरा एलिमेंट हमेशा 1 1 1 1 1 1 आएगा, क्योंकि जो दूसरा नंबर है वो कॉलम नंबर बता है, ठीक है। ऐसे ही r3 का मतलब क्या है, उसमें थर्ड रो लिखा है, तो थर्ड रो का मतलब है a31 a32 a33 अप टिल a3n। इसको जॉइंटली ऐसे लिखा है। तो दिस नोटेशन वी विल यूज, ठीक है, ताकि हमें बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े। तो नोटेड डाउन 4 points.
हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे एक तो देखो, हम अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, तो अभी हमने बोला था कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 2/2 के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट ए डी, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट बी सी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा है 1 2 5 7, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा, 7 माइनस 10 विल बी माइनस 3, 1 into 7 माइनस 5 into 2 इट विल बी माइनस 3। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड conjugate elements, ठीक है। ए आई आई आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डायग्राम, ठीक है। ए आई आई मतलब जिस एलिमेंट के लिए रो नंबर एंड कॉलम नंबर बराबर है, A11, A22, A33, ये सारे एलिमेंट जो होगा उनको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या फॉर्म करता है, डायगोनल, ठीक है। डायगोनल और मेन डायगोनल, ये ठीक है, या फिर लीडिंग डायगोनल, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यू विल फाइंड कि मैक्सिमम टाइम तो यही यूज होगा, केवल डायगोनल का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हमने ऐसे लिखा 1 5 7 3 2 -1 0 2 1 1 3 4, कुछ भी 4/4 का डिटरमिनेंट है, 7 3 0 8। तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 हो गया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम में और थर्ड रो में, तो ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल, ठीक है। फिर 3/3 के लिए भी आएगा, 2/2 के लिए ये डायगोनल हो गया ऑफ कोर्स 1 7, ठीक है। n/n के लिए भी आएगा, ये तो हमने फॉर एग्जांपल 4/4 का एग्जांपल दिया है, ठीक है। ए आई जे एंड ए जे आई मतलब A23 एंड A32, उनको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का कॉन्जुगेट एलिमेंट। वो बेसिकली क्या होगा, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे अगर ये वाला एलिमेंट देखें कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, और ये वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में, तो ये दोनों कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हो गए एक दूसरे के। तो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होगा वो बेसिकली डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये और ये कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है, ये और ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो गया क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल। Conjugate elements are symmetric about diagonal, ठीक है। ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। अब आगे चलते हैं 7th पॉइंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये भी एक टर्म है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो ही लिखा जाए। माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड एज एन आई जे।
एलिमेंट्स होगा वैसे अगर 4x4 का है डिटरमिनेंट, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 16, ठीक है। 3x3 का है 9, तो n/n का है तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? n स्क्वायर। तो जो n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, हर एलिमेंट का एक माइनर आएगा, ठीक है। तो ये i तो बेसिकली ये बता रहा है किस एलिमेंट के माइनर की बात चलिए, और माइनर के लिए वर्ड m यूज करते हैं। तो aij का माइनर क्या है? mij। अब ये माइनर है क्या? ये भी एक नंबर ही है, ये भी एक वैल्यू है, और जिसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको? माइनर ऑफ एलिमेंट aij इज डिनोटेड एज mij एंड is obtained from original determinant by removing or deleting, by removing ith row and jth column. Hence, if original determinant has order n, then minor of each element will be a determinant of order n-1 लिखो चाहे n-1 क्रॉस n-1 दोनों लिखो, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला कि माइनर हम कैसे डिफाइन करेंगे? जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए, जैसे मान लिया इसी एग्जांपल की बात करें, ठीक है, इसमें a 2 3 कितना है? सेकंड रो थर्ड कॉलम ये 0 है, a 2 3 कितना है? 0। a 2 3 की वैल्यू कितना है? 0। ये तो हमने इसे बताया। इसका जो माइनर होगा n 2 3 वो कैसे मिलेगा? अगर a 2 3 की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? सेकंड रो हटा दिया, थर्ड कॉलम हटा दिया, और बाकी के सारे एलिमेंट से हमने जो डिटरमिनेंट बना उसको बना लिया, ये ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर। मतलब ये और ये हटा के ऐसे बचा 1 5 3 1 1 4, वो एज इट इज लिखिए। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 5 3, फिर दूसरा कितना हो गया? 1 1 4, ठीक है। बेसिकली हमने ये हटाया एंड ये हटाया, तो ये बचा ना 1 1 4, 7 3 और 8 बचेगा क्योंकि ये हटा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 8। इसी में अगर हमने बोला कि माइनर ऑफ, ठीक है, कुछ भी a41, तो दैट इज n41, दैट इज इक्वल टू 41 मतलब फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम मतलब 7 की बात चली, तो ये हटा दिया, फोर्थ रो हटा दिया, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, तो अगर इसको हटा दें तो ये बचेंगे, ठीक है। तो इनसे जो बनने वाला डिटरमिनेंट होगा वो कितना होगा? 5 7 3 -1 0 2 1 3 4, ये डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। तो ये माइनर हो गया। माइनर रिप्रेजेंट क्या करता है? वो कुछ भी करता हो, आगे चल के आएगा, बट माइनर को डिफाइन ऐसे करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली डिटरमिनेंट हो गया, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे तो नंबर आएगा, तो वो जो नंबर होगा वो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू होगी, ठीक। ये तो हो गया माइनर। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij is denoted as, कोफैक्टर है तो कोफैक्टर में c आएगा, तो Cij and is defined as Cij is equals to -1 raised to power I plus j into Mij।
ठीक है, ऐसे डिफाइन कर। तो कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर, मतलब एम आई जे ही है बस, -1 की पावर आई प्लस जे का क्या मतलब है, अगर आई प्लस जे मान लिया 2 हो जाए तब तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहां से केवल कितना बचा, एम आई जे बचा, तो मतलब सी आई जे और एम आई जे बराबर हो जाएगा। अगर मान लिया आई प्लस जे 5 हो जाए तो -1 रेज़ टू पावर 5 विल बी -1, तो -1 इंटू एम आई जे विल बी माइनस एम आई जे। तो कोफैक्टर जो माइनर होगा वो एक दूसरे का नेगेटिव होगा। तो कोफैक्टर और माइनर दोनों का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, बस साइन हो सकता है कि ऑपोजिट आ जाए, साइन सेम भी आ सकता है और ऑपोजिट भी आ सकता है। कब कब होगा, अगर आई और जे मिलके ऑड हो जाए, ठीक है, तब तो क्या होगा कोफैक्टर, तो आई प्लस जे बेसिकली ऑड हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा तो -1 रहेगा, -1 की पावर ऑड विल बी -1, तब तो ये दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। अगर आई और जे मिलके इवन रहे तो फिर -1 की कोई भी इवन पावर 1 ही रहेगी, तब कोफैक्टर एंड माइनर बराबर रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट है a 2 3 फॉर एग्जांपल, तो इसका जो माइनर आएगा एंड इसका जो कोफैक्टर आएगा, तो 2 + 3 तो 5 हो गया विच इज ऑड। तो ऑड होने की वजह से क्या होगा कि जो इसका कोफैक्टर आएगा एंड माइनर आएगा वो एक दूसरे का नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब मान लिया हमने बोला कि a31 ले लिया, a31 तो 3 + 1 कितना हो गया 4 विच इज इवन नंबर। तो a31 का जो माइनर आएगा एंड जो कोफैक्टर आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। तो कोफैक्टर इज नथिंग बट माइनर, बस एक साइन साथ में आ सकता है। तो जैसे इस वाले केस में 2 + 3 कितना हो गया ऑड है, तो इस वाले केस में जो C23 आएगा वो माइनस के साथ आएगा, -153, ठीक है। चलो इसको इधर रखते हैं, C23 विल बी -1, साथ में रहेगा 153 114 738 ऐसे है ये, ठीक है। 4 और 1 5 ये भी ऑड है, तो इसका जो माइनर आएगा, सॉरी माइनर तो ये है, कोफैक्टर आएगा वो भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, फिर ये 573 -102 134, ठीक है। अगर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम ऑड है तो बाहर माइनस आ जाएगा, इवन है तो सेम साइन रहेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं, अगर मान लिया हमने बोला कि माइनर ऑफ 3 1, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इसकी बात चली, तो ये हटा दिया ये हटा दिया, वो बचेगा 573, ठीक है। इसको और इसको हटाया -102 एंड इसको हटाया तो 308। अब जो 3 और 1 है, 3 + 1 तो इवन हो गया 4, तो ये तो इवन हो गया, तो कोफैक्टर भी यही होगा, C31 भी ये होगा और माइनर भी ये होगा, ठीक है। कर लिया इसको नोट, तो 5 6 7 पॉइंट्स। Next point 8. This is evaluation of determinant, ठीक। हमने बोला कि जो डिटर्मिनेंट है
वो एक वैल्यू के बराबर है। किस वैल्यू के बराबर है अब वो निकालेंगे, ठीक है। उसको पहले मैथमेटिकल तरीका बताएंगे ऑफकोर्स। लिखने के लिए तो हम भाई nth डिग्री का लिखें, nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखें, बट प्रैक्टिस में तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट जिससे हमें डील करना पड़ेगा वो 3 ऑर्डर के आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, 2 ऑर्डर का तो और भी छोटा हो गया, और जल्दी हो जाएगा, और 4 या 5 ऑर्डर का ऑलमोस्ट कभी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बट हमें प्रोसेस तो पता होने चाहिए, इवैल्यूएशन कैसे करें। तो मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट लिखा है n ऑर्डर का, a11 a12 ऐसे करके a1n a21 a22 a2n एंड सो ऑन। ये ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is equals to sum of product of elements of any row, ठीक है, और कॉलम, any row or column with their corresponding cofactors, ठीक है। और नोट क्या है, इट विल बी सेम फॉर ऑल रोज। मतलब किसी के भी लिए अगर हम इवैल्यूएट करें, किसी भी रो के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करें, आंसर ऑफ कोर्स बराबर ही है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि अगर हमें वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जोड़ लिया प्रोडक्ट्स को ऐसे करके, ठीक है। किसके प्रोडक्ट को, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट के लिए, मान लीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट के लिए, तो a11 a12 a13, अगर पहला एलिमेंट 1 है तो उसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है a14 अब फिर a1n, फिर पहले रो के एलिमेंट्स हो गए, इनका प्रोडक्ट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो a11 का कोफैक्टर मतलब ये हटाया, ये जो डिटरमिनेंट आया, ये अपने आप में एक बड़ा डिटरमिनेंट आया n-1 प्लस n-1, उसको इवैल्यूएट कर लिया, वो जो वैल्यू आएगा उसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके लास्ट में आ जाएगा C1n। ये जो नंबर आएगा, ठीक है, वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। थ्योरेटिकली ऐसे डिफाइन करेंगे। अब देखो ये जो कोफैक्टर्स है C11 C12 C13, ये अपने आप ही डिटरमिनेंट्स हैं, तो इनको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, फिर इसी प्रोसेस से, ठीक है। तो वो इसी प्रोसेस से इवैल्यूएट करके लाओ, और जो वैल्यूज है वो यहाँ पे रख दिया। इससे हमें लगाओ ये तो यार बहुत लेंथी हो जाएगा, तो प्रैक्टिस में क्या होगा, पहली बार तो n ऑर्डर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा कि हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कैलकुलेशन को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब जितना देखने में बड़ा लग रहा है उतना है, ठीक है। ये तो हमने थ्योरी के लिए लिखा है। तो ये तो हो गया अगर हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए। अब मानिए हमने और किसी थर्ड रो के एलिमेंट लिए, तो थर्ड रो में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 3 आएगा, क्योंकि जैसे a13 लिखा है, इसमें पहला रो नंबर होता है, दूसरा कॉलम नंबर होता है, तो a31 C31 a32 C32 a33 C33 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में a3n C3n। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू रो 1, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू रो 3। रो के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर सकते हैं, कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो अगर हम कॉलम के रिस्पेक्ट में करें, ठीक है, मान लिया हमने दूसरा कॉलम उठा लिया, तो अगर दूसरा कॉलम उठाया तो कॉलम तो हमेशा दूसरा नंबर होता है, तो ये जो दूसरा नंबर है ये हमेशा 2 रहेगा अगर हमने कॉलम 2 उठाया, ठीक है। तो ये सब नंबर बराबर है, इसको मैं इवैल्यूएट करूं या इसको इवैल्यूएट करूं,
तो इंडिविजुअली टर्म्स तो अलग अलग आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं मान लिया, 7 आ रहा है, बट जो सम आएगा फाइनली वो एक ही आएगा, सेम आएगा। तो अगर हम कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में करें तो A12 C12 कोफैक्टर तो उसी का लेना है साथ में, A22 C22 A32 C32 ऐसे करते करते AN2 CN2। दिस इज इवैल्यूएशन विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। ठीक, हमेशा ये नंबर बराबर ही आएंगे। ठीक है, अब इसको हम एक 3/3 पे लगा के देख लेते हैं। डेल्टा बराबर मान लिया 1 3 2 0 1 -1 2 -1 3, ये डेटा है। ठीक है, तो पहले हम कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट की बात करें तो A11 कितना है 1, ठीक है, A12 कितना है 3, A13 कितना है 2, C11 क्या होगा, मतलब इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये हटा दो ये हटा दो, तो ये 2/2 का ऐसे बन जाएगा 1 -1 -1 3। C12 सॉरी C12 ये हटा दिया तो 0, ये दोनों बच गए 2 3। C13 इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो ये हटा दिया ये चारों बच गए, विच इज 0 1 2 माइनस। ये वैल्यू निकालेंगे 3 में से एक क्या 2, ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे तो 0 -2 ये भी 2, ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू अगेन 0 और -2 या, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, उसने बोला कि एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू ऐसे, तो क्या 2 + 6 - 4, तो आंसर कितना आ गया 4। ये तो हमने क्या किया है, इवैल्यूएशन विद रिस्पेक्ट टू रो 1। अब किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो कितना ही आंसर आएगा। तो मान लिया हमने रो 2 लिया तो एलिमेंट्स हो गए A22 A23 A21 A22 A23, सही। सेकेंड रो तो एलिमेंट्स हो गए 0 1 -1, ठीक है। कोफैक्टर अब डायरेक्टली कर सकते हैं, वो तो समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा था C21, ठीक है, इसका कोफैक्टर चाहिए, सॉरी इसका C21 मतलब ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हटा दिया, ठीक है। माइनस तो हम ऐसे करते हैं ना, ये हटा दिया 3 2 -1 3, ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ जाएगा। अच्छा मैंने गलती कर दिया, यहां पे बेसिकली ये हमें माइनस लिखते हैं, ठीक है, तो जो कोफैक्टर होगा वो ऐसे आएगा। ये तो हमें केवल जैसे C12 लिखा है, इसके लिए ये हटा दिया तो 0 -1 2 3 ये एज इट इज लिख दिया, बट दिस इज माइनर। कोफैक्टर तो इसके साथ में एक नंबर और आएगा, तो अब 1 + 2 ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, ये ठीक है। 1 और 1 इवन है तो ये ऐसे ही रहेगा, 1 + 3 इवन है तो ये ऐसे ही रहेगा। इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6, तो आंसर कितना आ जाएगा -8 आएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे C21 की बात करें तो 2 और 1 ऑड है तो माइनस और माइनर, तो 2 1 का मतलब क्या है, माइनर क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस 9 + 2 11। C22 इवन है तो ये हटा दिया, ये चारों बचेगा, तो दिस इनटू दिस 3 -4 -1 2 3 ये वाला तो ऑड है, तो पहले अपनी तरफ से माइनस, ये हटा दिया, ये चारों बचा, तो 1 × -1 हो गया, 3 × 2 -6 हो गया, तो टोटल कितना हो गया -7।
ऐसे करते हैं, तो -1 एंड -6 -7 हो गया, तो ऐसे हो गया, ठीक है। दोबारा सुनिए, C23 लिखा है, ठीक है, मतलब कोफैक्टर चाहिए 2 3 एलिमेंट का, तो 2 + 3 कितना हो गया, ऑड है, तो बाहर माइनस आएगा। किसके बाहर माइनस आएगा, माइनर के बाहर। माइनर क्या है, एक डिटरमिनेंट है, वो कैसे मिलेगा, अगर 2 3 की बात करें, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट की बात करें, इसका माइनर चाहिए, तो ये रो हटा दो, ये हटा दो, तो 1 3 2 -1 ऐसा एक डिटरमिनेंट बचेगा 2/2 का, वो माइनर है, उसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये हम बताते हैं 2/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हो जाएगा -1 -6, तो माइनर की वैल्यू आ गई -3, और होने की वजह से ऑपोजिट साइन आएगा, इसलिए ये माइनस आया, तो इसलिए ये आ गया। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि एलिमेंट 0 इंटू उसी का कोफैक्टर 11, फिर एलिमेंट 1 उसका कोफैक्टर -1, फिर एलिमेंट -1 ये उसका कोफैक्टर कितना है, ये 7, सो दिस विल बी 0, ये हो जाएगा -1 -7, तो वही -8। दिस वाज इवैल्यूएशन विद रिस्पेक्ट टू रो 1, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू रो 2। कॉलम के लिए अपने आप हम निकाल के देख सकते हैं, वो भी इतना ही है। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है कि अगर हमने किसी भी रो के एलिमेंट्स उठाए और उसी रो के कोफैक्टर्स उठाए, इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमने ये दूसरी रो के एलिमेंट्स उठा लिए, ये उसी के कोफैक्टर्स उठा लिए, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा, तो सेम वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट वैल्यू, मतलब रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, हमारे पास 6 ऑप्शन है, किसी के भी रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर सकते हैं, सब जगह से आंसर -4 -8 ही आएगा। तो दो तो मैंने इवैल्यूएशन दिखा दिया, रो 1 और रो 2 के रिस्पेक्ट में, यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ, रो 3 के रिस्पेक्ट में, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2, किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, यही आएगा आंसर -8, ठीक है। बट अगर हम एलिमेंट्स को ले लें रो 1 के और कोफैक्टर ले लें रो 2 के, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ें, ठीक है। मतलब हमने क्या बोला कि रो 1 के एलिमेंट्स A12 3 है और A13 2 है, ये रो 1 के एलिमेंट्स है, बट कोफैक्टर हम दूसरी रो के ले रहे हैं, ये पहले वाले नंबर 2 होने का मतलब क्या है, ये सेकंड रो का एलिमेंट है C23, ये वैल्यूज कितनी है -11 -1 एंड 7, -1 एंड 7। तो अगर हम रो मतलब एक रो के एलिमेंट के लिए और कोफैक्टर दूसरी रो के लिए, बट रो की होनी चाहिए, कॉलम के लिए, ठीक है। मतलब अगर हमने एलिमेंट्स रो के उठाए और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स उठाए, फिर उनको अगर हम मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, तो -11 + -3 + 40, तो वो हमेशा ही 0 है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी रो उठा दो, जैसे कोफैक्टर मान लिया हमने ये ले लिया और एलिमेंट्स इस रो के उठा लिए, थर्ड रो के, तो 2 × 2 4, ठीक है, -2 × 1 फिर 2 6 हो गया, 3 × -2 -6 हो गया, तो 6 6 0, ठीक है। तो ये रो वाइज वैलिड है, कॉलम वाइज वैलिड है। मान लिया हमने एलिमेंट उठा लिए फर्स्ट कॉलम के, कोफैक्टर उठा लिए दूसरे कॉलम के, सेकंड कॉलम के, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा, 0 आ जाएगा, ठीक है। रो कॉलम वाइज कोई प्रॉपर्टी नहीं, मतलब अगर हम बोलेंगे एलिमेंट्स तो उठा लिए हमने रो 2 के और कोफैक्टर उठा लिए रो 3 के, सॉरी कॉलम 3 के, तो उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो कुछ नहीं आएगा इन जनरल, ठीक है। मतलब बाई चांस वैल्यू आ जाए, मैच हो जाए, वो अलग बात है, वरना रो 1 के एलिमेंट रो 1 के कोफैक्टर्स
मल्टीप्लाई करके जोड़ा, डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। कॉलम 2 के एलिमेंट्स, कॉलम 2 के कोफैक्टर्स, मल्टीप्लाई करके जोड़ा, डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लिया रो 1 के एलिमेंट्स एंड रो 2 के कोफैक्टर्स, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा, 0 आ जाएगा। कॉलम 3 के एलिमेंट्स, कॉलम 2 के कोफैक्टर्स, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा, 0 आ जाएगा। अब मान लिया कि रो 1 के एलिमेंट्स एंड कॉलम 2 के कोफैक्टर्स, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो कुछ नहीं आएगा, ना डिटरमिनेंट ना 0 इन जनरल, ना तो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी ना 0 आएगी। ठीक है, तो आप नोट कर लिया इसको, देन विल राइट दिस प्रॉपर्टी। तो एक नोट क्या होता है, नोट सेज if we multiply elements of a row with corresponding cofactors of any other row, then the sum of these products will be 0. ठीक है, दैट इज मान लिया हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए 3x3 में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट तो आ जाएगा a11, a12, a13। ठीक है, और सेकंड रो के कोफैक्टर लिए तो c21, c22, c23। ठीक है, ये पहले वाला नंबर 2 है, तो उससे हमें पता लग रहा है कि ये कोफैक्टर सेकंड रो का है। इस वाले केस में पहले एलिमेंट 1 है, तो एलिमेंट्स कौन सा है, रो 1 का, ये हमेशा 0 आएगा। ठीक है, या फिर मान लिया हमने थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स ले लिए, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स, कॉलम मतलब दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर हमेशा 3 आना चाहिए, तो a13, a23, a33, ये हो गए थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स है, क्योंकि ए की टर्म्स में लिखा है। कोफैक्टर हमने किसी दूसरे कॉलम के ले लिए, मान लीजिए सेकंड कॉलम के, तो अगर हमें कोफैक्टर लेने हैं तो सी, सेकंड कॉलम के लेने हैं तो दूसरा नंबर 2 है। ठीक है, पहला नंबर 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया, इसमें क्या है, एलिमेंट्स तो हो गए कॉलम 3 के एंड कोफैक्टर्स ऑफ कॉलम 2। ठीक है, तो ये भी ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन इवैल्यूएट। देखो, इन प्रैक्टिस हमें मैक्सिमम टाइम 3x3 के डिटरमिनेंट्स मिलेगा। ठीक है, हम मान लिया हमें डिटरमिनेंट मिला 1, 2, -1, 3, 0, 5, 1, 2, 0। तो इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐसे करके मान लिया फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हमने किया, तो 1, 2 और -1। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर, तो ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, 1, 1 + 1 इवन है, तो सीधा माइनर लिखना है, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, दिस इनटू दिस 0 माइनस दिस इनटू दिस, तो -10।
अब आता है 2 की बारी, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। ये जो 2 है वो कौन से नंबर पे एलिमेंट है? वो 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 तो ऑड हो गया, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो माइनर का नेगेटिव होगा। तो माइनर कैसे निकालेंगे? ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये चारों एलिमेंट बच गए, ठीक है, ये चारों बच गए। तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, हम ऐसे कर सकते हैं, वो माइनस कॉम्पनसेट करने के लिए इस बार उल्टा कर दिया, 5 इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? 5। अब -1, तो ये कौन से नंबर का एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। वो तो बेसिकली एक बार अगर साइन डिसाइड हो गया, जैसे इसका पॉजिटिव डिसाइड हुआ, क्योंकि ये 1 1 है, इवन है, तो अब ऑल्टरनेट इवन ऑड आता रहेगा, तो इसके साथ प्लस माइनस फिर प्लस। फिर प्लस का मतलब क्या है कि इस एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर बराबर होगा। ये ठीक है, ये खुद माइनस है, वो तो आएगी ऑफ कोर्स, तो इसके लिए हटा दिया, सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई किया, माइनस ऐसे, तो वो आ जाएगा 6। तो ये आ गया -10 + 10 -6, तो आंसर कितना हो गया? -6। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करें, मान लिया सेकंड वाले को, या चलो इसके रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करें, तो ये वाला एलिमेंट कौन से नंबर का है? 1 2 ऑड है, तो 2, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ऑड है तो हमने माइनस ऐसे कॉम्पनसेट कर लिया, उल्टा मल्टीप्लाई कर लिया, 5 - 3, तो 5 -0, तो 5 हो गया। फिर इससे अगला नंबर +0 इंटू, ये तो प्लस के साथ क्या आएगा? ऑफ कोर्स, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो 0 माइनस ऑफ -1 विल बी +1। फिर दोबारा चाहे तो माइनस यहाँ लगा लो, यहाँ माइनस लगा दिया, तो अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 3 8, तो ये हो गया 10 + 0 -16, तो फिर वही -6, ऐसे ही वैल्यू करें। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी 1, ठीक है, ये जो हमने इवैल्यूएशन बोला, ऐसा सीधा सीधा इवैल्यूएशन करने की बजाय हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी लगा के उसको इस फॉर्मेट में ले आए कि जल्दी इवैल्यूएट हो जाए। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो ही सब अब लिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलेगा? इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, then value of determinant will remain unchanged। ठीक है, मतलब अगर हम रोज को कॉलम बना दें एंड कॉलम को रोज बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू है डिटरमिनेंट का वो उतना ही रहेगा। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी रो पे वैलिड है, ठीक है, तो वो एज इट इज कॉलम पे भी अपने आप वैलिड हो जाएगा, क्योंकि रोज और कॉलम को तो हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आगे चल के आप प्रॉपर्टी लिखते समय
मतलब मैक्सिमम जगह आई विल रेफर ओनली रोज के रो में ऐसे कर लिया तो ऐसे हो गया, बट कॉलम पे भी वो बात एज इट इज एप्लीकेबल है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया एक डिटर्मिनेंट ऐसे है 1 2 5 -1 0 7 3 8 11, मान लिया ये है। अब इसकी ये जो रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, इसको हम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू है। तो ये जो रो 1 है वो हो गया 1 2 5, ये जो रो 2 है -1 0 7, ये जो रो 3 है 3 8 11, तीनों ऐसे आ गए। ठीक है, रो कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब 1 2 5 की यहाँ रो 1 था, कॉलम 1 बन गया, ये रो 2 था, ये कॉलम 2 बन गया, ये रो 3 था, कॉलम 2। दैट्स इट। प्रॉपर्टी 2। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 क्या है? इफ all entries of a row are 0, then value of determinant will be 0। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर एक रो की सारी वैल्यू 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसी रो के रिस्पेक्ट में ओपन करके, अब जब रो के रिस्पेक्ट में ओपन करने का मतलब इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब कोफैक्टर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर एलिमेंट्स ही 0 है तो अल्टीमेटली वैल्यू 0 आएगा। तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मेरे को इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। पॉइंट 3 या फिर प्रॉपर्टी 3, if we multiply a determinant with a number k, then it can be taken inside a row ये ठीक है, और कॉलम। ठीक है, मान कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, उसको एक नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो वो जो नंबर से मल्टीप्लाई किया उस नंबर को हम किसी भी एक रो के अंदर ले आ सकते हैं, सब रो के अंदर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, या किसी भी एक कॉलम के अंदर ले आ सकते हैं, वो चलेगा। ठीक है, तो यहां देखो हम थोड़ा शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करेंगे ताकि बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़े। मान लिया रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 ऐसे 4 बाई 4 का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को किसी भी एक रो में ले जाओ। ठीक है, मान लिया हमने डिसाइड किया कि दूसरी रो में तीसरी रो में ले गए तो ये चलेगा। अब इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक रो से अगर हमने 7 कॉमन निकाला तो बिल्कुल बाहर 7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलने का ये भी एक तरीका है कि अगर हम एक रो को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये ठीक है, या सीधा सीधा एक रो में से नंबर को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया ऐसे लिखा है कि 20 हमने मल्टीप्लाई किया C1 C2 C3, तो ये भी एक डिटरमिनेंट है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, उस 20 को फर्स्ट कॉलम में ले गए, चल जाएगा। या ऑफ कोर्स ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 को कॉलम 1 में ले गए और 4 को कॉलम 3 में ले गए, ये भी चल जाएगा। या फिर 5 को कॉलम 1 में ले गए, 2 को कॉलम 2 में ले गए, 2 को कॉलम 3 में ले गए, ये भी वैलिड है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो एक कॉमन नंबर को बाहर भी निकाल सकते हैं एंड उसी रूल से फिर वो अंदर भी ले आ सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 3। अच्छा, इसमें एक ये समझने लायक चीज और है कि मान लिया डिटरमिनेंट ऐसे लिखा है 5 10 -15 7 -1 0 2 3 5, मान लिया ऐसे लिखा है। अगर बोले कि कॉलम 1 में से
5 बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा 1 2 -3 7 -1 0 2 3 5। ऑफकोर्स दिस इज वैलिड। ठीक है, अब ऐसे को ऐसे नंबर को कॉलम 1 में लगे तो ये आ जाएगा, और वाइस वर्सा कि एक कॉलम से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें तो हमें दिख रहा है कि 5 कॉमन है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस वाले मतलब अब चलो यहाँ पे आ गए, इसमें से मैं बोलूं कि थर्ड रो में से 5 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो आंसर इज हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस 5 ऐसा जरूरी नहीं कि 5 दिखे तभी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मान लें यहां से भी 5 कॉमन निकालें तो बाहर हो जाएगा 25 1 7 -1 2 0 2। यहां से 5 कॉमन निकाला तो ये बस ऐसे हो जाएगा -3/5 3/5 और ये 1 हो जाएगा। कोई गलती नहीं है, इट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, अब देखो हम ऐसे मान लीजिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम बार बार समझाने के लिए पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे कि कॉलम 3 से 5 कॉमन निकाला। उसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे ताकि कोई अगर दूसरा हमारा सॉल्यूशन पढ़ रहा है तो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो यहां से आगे जाने में हमने क्या किया है, रो 3 में से सॉरी कॉलम 3 नहीं, रो 3 में से 5 कॉमन निकाला है। तो ये इस सेंटेंस ने हमें ये बता दिया कि क्या किया है, रो 3 में से 5 कॉमन निकाला है। यहां से आगे जाते समय में क्या किया था, कॉलम 1 में से 5 कॉमन निकाला था। तो इस ऑपरेशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, कॉलम 1 में से 5 कॉमन। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी 4। इफ all entries of a row are sum of 2 numbers, then determinant can be broken into 2 determinants। ठीक है, while all remaining rows must remain same in 2 obtained determinant। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि जैसे मान लिया ऐसे लिखा है a प्लस अल्फा b प्लस बीटा c प्लस गामा, ठीक है, x y z w थीटा फाई, मान लीजिए ये लिखा है। अच्छा, ये हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट प्रॉपर्टी की वजह से कि अगर हम रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे भी हमने तो बोला है इफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए रो, बोला तो रो है बट रो और कॉलम दोनों पे वैलिड है, दोनों के लिए चलेगा। तो जैसे इस वाले केस में फर्स्ट कॉलम जो है, ठीक है, दैट इज सम ऑफ 2 नंबर्स, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। अब कैसे ब्रेक करेंगे, अच्छा जब ब्रेक होगा तो एक ही के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब एक ही कॉलम के रिस्पेक्ट में होगा या एक ही रो के रिस्पेक्ट में होगा, रिमेनिंग सब कुछ सेम होना चाहिए। तो ये एज इट इज रहना चाहिए x y z w थीटा फाई, ऐसे ये x y z w थीटा फाई। फर्स्ट कॉलम जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा कि इन दोनों का सम या जाए। ठीक है, अब ब्रेक कैसे करें, कैसे भी कर लो, बस इन दोनों का सम या आना चाहिए। तो एक माने हमने क्या a अल्फा, a इधर लिख दिया, अल्फा इधर लिख दिया, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, बीटा पहले लिख दिया, बी इधर लिख दिया, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि बी प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस बी लिखो एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। या फिर हम बोलेंगे सी प्लस गामा इधर लिखा लेंगे, इधर 0 लिख दें, ये भी चलेगा, बस सम इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। तो अगर हम इधर से इधर आ सकते हैं तो ऑफ कोर्स इधर से इधर भी जा सकते हैं,
दैट मीन्स कि हम दो डिटर्मिनेंट्स को जोड़ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए रो और कॉलम, बट उसकी शर्त क्या है कि जिस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम ऐड कर रहे हैं उसके अलावा दोनों डिटर्मिनेंट में सब कुछ आइडेंटिकल होना चाहिए। तो जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया, इधर से इधर जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड किया मतलब कॉलम 1 को ऐड किया, कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में एलिमेंट्स को ऐड किया, तो बचे हुए सब कुछ सेम होना चाहिए, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले कॉलम में भी जोड़ दें, दूसरे कॉलम में भी जोड़ दें, तीसरे कॉलम, ऐसे नहीं जुड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए और वो जो सेम चीज होगी वो एज इट इज आएगी, ये डबल नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं कि x प्लस एक्स हम यहाँ 2x लिखते हैं, एडिशन तो एक ही रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल कि अगर मैं इसको इवैल्यूएट कर दूं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो a प्लस अल्फा के साथ आ जाएगा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ऐसे ही इसके साथ आ जाएगा। अब वो जो a प्लस अल्फा है उसको हमने अलग अलग कर दिया, a के साथ वो आ जाएगा, अल्फा के साथ वो आ जाएगी, यहां से कोई होगा, a के साथ वही चीज आ जाएगी, अल्फा के साथ वही चीज, एंड सो ऑन। ठीक है, नोट करिए इसको। तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लिया ऐसे लिखा है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस एच, तो इट विल नॉट बी इक्वल्स टू कि हम पहले वाले में तो a c e g रख लें और दूसरे वाले में b d f h रख लें, ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो एक टाइम पे एक ही चीज ब्रेक होगा। तो अगर इसको हमने ब्रेक किया मान लिया कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में, तो दो डिटर्मिनेंट आएंगे, दोनों डिटर्मिनेंट में दूसरा कॉलम यही रहेगा। फिर उन दोनों को अगर हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक करें कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में, तो फिर 4 डिटर्मिनेंट आएंगे। तो ये ऐसे दो डिटर्मिनेंट आएंगे, ऐसे अगर हम ब्रेक करें बारी बारी से तो टोटल 4 डिटर्मिनेंट्स आएंगे। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 4। आगे चलते हैं। Property 5. If two rows are identical or one is multiple of other, then value of determinant will be 0. ठीक, if two rows are identical or one is multiple of other, ठीक है, मान लीजिए दो रो एक जैसा है या फिर एक दूसरे का मल्टीपल है। तो अगर एक दूसरे का मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे, जैसे एक रो में 1 2 3 लिखा है, दूसरे में उसका 5 गुना लिखा है, तो दूसरे में से 5 कॉमन बाहर लेके बाहर निकाल दो, तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने लिखा 1 2 3 -1 7 1 और 4 8 12। ठीक है, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करने किया जाएगा तो इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा 0, एज रो 3 इज 4 टाइम्स रो 1। ठीक है, ठीक है, क्यों 0 क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। अगर मान लिया हम इसको ओपन कर दें रो 2 के रिस्पेक्ट में,
ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दें तो दिस इंटू दिस 24, 8 इंटू 3 24, फिर इसके 7 के लिए क्या आएगा, दिस इंटू दिस 12 -12, फिर इसके रिस्पेक्ट में आएगा 8 -8। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक दूसरे का मल्टीपल होगा तो जो दो रो आइडेंटिकल हैं या फिर जिसमें कि एक दूसरे का मल्टीपल, उनको छोड़ के किसी भी दूसरे के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो। ठीक है, अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट है तो एक बार इवैल्यूएट किया तो 3/3 के डिटर्मिनेंट सब बनेंगे जो कोफैक्टर्स हैं, उन सबको हमने फिर ओपन कर दिया। बस जहां आइडेंटिकल वाली चीज है उनको टच नहीं किया, तो करते 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 एक ही डिटर्मिनेंट नीचे आते जाएंगे, लास्ट में 2/2 के डिटर्मिनेंट्स बचेंगे। जैसे यहाँ पे तो पहले स्टेप में 2/2 के डिटर्मिनेंट बचेंगे, अगर ये 3/3 का है तो उसमें क्या होगा कि जो वैल्यू होगा सब 2/2 के डिटर्मिनेंट्स का वो 0 ही आएगा। तो जैसे ये इसका मल्टीपल है तो इन दोनों को छोड़ के बाकी के रिस्पेक्ट में ओपन किया, तो इसके रिस्पेक्ट में जब ओपन करेंगे तो एक डिटर्मिनेंट आएगा 2, 3, 8, 12 माइनर की फॉर्म में, उसके लिए 0 आएगी। फिर एक आएगा 1, 3, 4, 12, उसके लिए फिर 0 आएगी। फिर एक आएगा 1, 2, 4, 8, उसके लिए फिर 0 आएगी, क्योंकि जैसे मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर ये इसका मल्टीपल होगा तो 0 ही आएगा हमेशा। इसलिए अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो आइडेंटिकल हो जाए, ये ठीक है, ऑफ कोर्स जो रो पे वैलिड होता है वो कॉलम पे भी वैलिड होता है, तो अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए फिर वही बात, वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, हाँ, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6, in if we interchange any two rows, then value of new determinant is negative of value of old determinant। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लिया R1, R2, R3, R4 ये एक डिटर्मिनेंट है, किसी भी दो रो को इंटरचेंज करते वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लिया हमने फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज कर दिया, तो रो 3 यहाँ आ गया, R2, R1 और बाकी सब ऐसे ही रहा, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो जो रो के ऊपर वैलिड है वो कॉलम के ऊपर ही वैलिड है, तो C1, C2, C3। अगर मान लिया हमने पहले दो को इंटरचेंज कर दिया, C2, C1, C3, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें मान लिया हमने दोबारा इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया या C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को, तो C3, C1, C2 इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो एक बार और नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया तो वापस सेम, इसलिए ये आया। कोई भी दो रो हो उनको अगर हम इंटरचेंज करेंगे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, कोई भी दो कॉलम हो उनको अगर हम इंटरचेंज करेंगे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये तो गया इंटरचेंज। इंटरचेंज जब हमने किया किसी भी दो रो को, तो बची हुई रो में से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया, बाकी सब एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रोल ओवर। ठीक है, रोल ओवर का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया हमने बोला कि R1 को दो रोज के ऊपर रोल ओवर कराया, तो उसका मतलब ये R1 उठाया, इन दो रोज को एक साथ खिसका दिया, ठीक है, इसको शिफ्ट कर दिया, अब जो खाली प्लेस बचा वहां R1 रख दिया। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब तो क्या हो गया, R1 और R3 को ऐसे पलट दिया, R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वही रहा। रोल ओवर का मतलब क्या है, पहले तो हमने कितनी रोज के ऊपर रोल ओवर कराया, अगर हमने दो रोज के ऊपर कराया तो उस रो को उठाया, दो को खिसकाया, जो जगह बची वहां रख दिया। ठीक है, तो इफ अ रो इज रोल्ड ओवर, ठीक है, मान लिया
k rows, then value of new determinant will be -1 raised to power k times the value of old determinant. ठीक है, मतलब जैसे मान लिया ऐसे लिखा है 1 2 -1 4 3 2 1 5 7 1 0 0 2 1 1 1 मान लिया ये है, ठीक है। रो के ऊपर भी जा सकते हैं, कॉलम के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। एक तो मान लिया हमने क्या किया, इसको और इसको इंटरचेंज किया, ठीक है। तो जब हमने इसको इंटरचेंज किया, बाकी दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये उठा के इधर रख दिया, इसको उठा के इधर रख दिया, तो वो तो हो गया इंटरचेंज, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रख दिया। दूसरा जो है 2 2 1 1 वो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 3 7 2, ठीक है। पलट गया, फोर्थ वाले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गया जो यहाँ पे हमें बताया कि अगर इंटरचेंज किया तो किसी भी दो को करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ कुछ भी करो, वैल्यू बस सिंपली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग इज कॉल्ड रोल्ड ओवर। रो और कॉलम दोनों भी करा सकते हैं। मान लिया मैं ये बोलूं कि इसको मैंने रोल ओवर कराया 2 रोज के ऊपर, तो हमने क्या किया, इसको उठाया, ठीक है, इन दोनों को एक साथ खिसकाया, ये ठीक, एक साथ शिफ्ट किया, तो 2 2 1 1 ऐसे आ गया, फिर -1 1 0 1, इसको तो हमने उठा रखा है, इन दोनों को इधर शिफ्ट किया, लास्ट वाले को छेड़ा नहीं, वो वैसे लिखा है, ठीक है। तो ये खाली जगह बची, जब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे खाली जगह बची, तो जो हमने ये उठा रखा है उसको बाहर रख दिया, तो दिस विल बी 1 3 7 2। ये हो गया रोल ओवर, ये तो हो गया इंटरचेंज, और ये हो गया रोल ओवर। रोल ओवर में क्या होगा कि -1 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि इस बार 2 रोज के ऊपर रोल ओवर कराया। अब -1 रेज़ टू पावर 2 जो है वो तो बेसिकली 1 ही हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही है, ठीक है। एक और, अगर मैं रोल ओवर कराया, फर्स्ट को उठाया 3 के ऊपर करा दिया, तो 3 के ऊपर कराने का मतलब है इन तीनों को ऊपर खिसका दिया, तो 3 2 1 5 7 1 0 0 2 1 1 1। अब इन तीनों को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो एक जगह बची, वहां हमने 1 2 -1 4 को रख दिया, ठीक है। 3 रोज के ऊपर कराया तो इट विल बी -1 का क्यूब। दिस इज अगेन रोल ओवर ऑफ रो 1, ठीक है। तो नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी 6, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी 7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और VIP, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। इन ए रो वी कैन add any multiple of any other row. The value
of determinant will remain the same। ठीक है, सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी रो के अंदर किसी भी दूसरी रो का एक मल्टीपल जोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी दो रो के भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब रो में चल जाएगा, कॉलम में चल जाएगा। ऑफकोर्स ये तो हमने कई बार बोल दिया कि मान लिया एक डिटरमिनेंट ऐसे लिखा है रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 बाई 4 का है। तो हमने क्या किया, रो 1 में मान लिया हमने 3 टाइम्स रो 2 जोड़ दिया, बाकी सब ऐसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू डिटरमिनेंट का उतना ही है। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू सेम है। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में हमने क्या किया, रो 1 में 3 टाइम्स ये जोड़ा है। इस बात को हम ऐसे जैसे शो कैसे करेंगे कि रो 1 गोज टू ये, ठीक है, रो 1 प्लस 3 रो 2, तो ये बता रहे कि केवल रो 1 को चेंज करना है और उसमें 3 टाइम्स रो 2 जोड़ना है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, उतना ही वैल्यू आएगा। ठीक है, उतना ही वैल्यू क्यों आएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि एक रो के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो अगर इसको मेरे को बोला जाए तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं रो 1 के रिस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट को, प्लस मतलब इन दोनों को अलग कर दिया, 3 रो 2 रो 3 रो 4। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया कि एक रो के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, तो कर दिया ब्रेक। अब देखो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल हो गया। ये भी एक प्रॉपर्टी था कि अगर एक रो दूसरे का मल्टीपल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसके लिए 0 होगी, ओरिजिनल डिटरमिनेंट हमें ऐसे ही मिल गया जैसे पहले था, इसलिए दिस प्रॉपर्टी विल वर्क। ठीक है, बट हमें ध्यान क्या रखना है, इसलिए बताया कि रो 1 चेंज किया है। ठीक है, अगर हमने रो 1 चेंज किया है तो रो 1 का कोफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए। रो 2 में तो यार 3 लिख लो 30 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रो 1 में कोफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए। रो 1 का अगर हमने कोफिशिएंट मान लिया 2 कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो जिसको हम चेंज करें उसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कॉलम वाइज बोले, मान लिया कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे लिखा है, 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कॉलम 1 में 3 टाइम्स कॉलम 2 घटा दिया प्लस 5 टाइम्स कॉलम 3 जोड़ दिया और बाकी को ऐसे लिखा है C2, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू उतना ही आएगा जितना पहले से आ रहा था। तो यहां से यहां तक जाते समय हमने क्या किया, कॉलम 1 को चेंज किया है, ये तो ये बता रहे हैं। और हमने कॉलम 1 को चेंज किया है तो कॉलम 1 का कोफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए, तो कॉलम 1 का कोफिशिएंट तो 1 ही रहेगा। इसमें हमने 3 टाइम्स कॉलम 2 घटाया है और 5 टाइम्स कॉलम 3 जोड़ा है, ये चल जाएगा। ठीक है, लॉजिक हो गया। इसको भी 3 डिटरमिनेंट ब्रेक कर लेंगे। दूसरे डिटरमिनेंट में C2 ये मैच करेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तीसरे डिटरमिनेंट में ये दोनों मैच करेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो नेट वैल्यू इसलिए 0 आएगी। ठीक है, तो इन अ रो वी कैन ऐड एनी मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो। ये सबसे ज्यादा पावरफुल प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से हम बेसिकली क्या करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें कहीं पे भी डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है 3/3 का, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आई विल ट्राई टू क्रिएट जीरोस इन ए पर्टिकुलर रो और कॉलम। किसी भी एक रो में हम जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इस प्रॉपर्टी को लगा के। ठीक है, और जब जीरो क्रिएट हो जाए, जिस रो में ज्यादा जीरो आ रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में वैल्यूएट कर दिया, तो हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो हम पहले बोल रहे थे कि मान लीजिए 4/4 का डिटरमिनेंट है, उसको अगर हम प्रोसेस से इवैल्यूएट करें, ठीक है, तो मतलब एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर, फिर दूसरा एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर, तो वो जो कोफैक्टर्स आएंगे वो 3/3 के डिटरमिनेंट्स आएंगे। तो अगर एक डिटरमिनेंट में 4/4 का इवैल्यूएट करना है तो उसमें 4 टर्म्स आएंगे, चारों में 3/3 के डिटरमिनेंट्स आएंगे, तो 3/3 के 4 टर्म थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाया और एक रो में 3 जीरो क्रिएट कर लिया, मान लिया हमने, फिर उसी रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया। कैसे क्रिएट कर लिया देख लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने बोला कि फाइंड 1 2 3 1 0 1 5 7
2 1 3 माइनस 1 1 1 2 1, मैंने ये इवैल्यूएट करना है। तो हमने क्या किया, इस 1 को देख के इनको 0 बना दिया। ठीक है, कैसे बना दिया, कॉलम 2 में हमने ट्वाइस ऑफ दिस घटा दिया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस 2 कॉलम 1। ठीक है, तो 1 0 2 1, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया। देखो इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, मतलब इसी में से घटाएंगे, उल्टा नहीं घटाया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 4 तो माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1। ये हो गया कि कॉलम 2 में से ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 घटा दिया। अब देखो ये दोनों हमने लिख दिया। अब जो नया डिटरमिनेंट आया उस डिटरमिनेंट में और इसमें कॉलम 1 तो वही है, तो साथ में ही हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस 3 कॉलम 1। इसमें से हमने 3 टाइम्स ये घटा दिया तो ये भी 0 हो जाएगा साइमल्टेनियस। 0 5 में से 0, 3 में से 3 टाइम्स ये 6 घटाया तो माइनस 3, 2 में से 3 टाइम्स ये तो 3 घटाया माइनस 1। ठीक है, इसको 0 करने के लिए सीधा सीधा C4 को C4 माइनस C1, फिर इसमें से ये सीधा ही घटा दिया तो 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 0 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0, ये कर। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मान लिया हमने ऐसे किया कि यहां से यहां पे C1 को हम चेंज करें C2 को यूज करके। अब मान लिया हमें C2 को चेंज करना हो C1 को यूज करके। ठीक है, तो वो फिर इसमें से करेंगे, उल्टा इसमें से नहीं करेंगे, एक साथ नहीं कर सकते। मतलब ये वैलिड नहीं है, अब यहां से आते जाए हम बोलेंगे C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C1, ऐसे नहीं करेंगे ये। ठीक है, क्योंकि सेम ही डिटरमिनेंट यूज नहीं कर सकते दोनों जगह। अगर हमने लिखा C1 गोज टू C1 माइनस C2 तो अब C1 चेंज हो गया, वो चेंज वाला यूज कर सकते हैं यहां पे, बट फिर वो अगले स्टेप पे करेंगे। सेम C1 C2 यूज नहीं कर सकते, इसमें से ये घटा दें इसमें से ये घटा दें, फिर तो क्या होगा, हमेशा ही दोनों डिटरमिनेंट, दोनों जो कॉलम आएंगे वो एक दूसरे का नेगेटिव आएगा हमेशा, तो हमेशा वैल्यू 0 आ जाएगी, तो किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे कॉलम 1 चेंज नहीं किया बट तीनों जगह कॉलम 1 यूज किया है, वो चल जाएगा। वो किसी भी एक एक स्टेप में करो या एक साथ करो, एक ही बात। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को ये इवैल्यूएट करना है तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इनटू इसका, ये कौन सा एलिमेंट है 1 1, A1 1 है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, 1 प्लस 1 इवन है, तो इसका कोफैक्टर एंड माइनर बराबर ही आएगा। ठीक है, प्लस ही आएगा, तो इसका माइनर क्या आएगा, ये हटा दिया ये हटा दिया ये बच गया, मतलब 1 0 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 0, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे इनको लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो माइनस 0 इतना प्लस 0 इतना, क्योंकि वो तो 0 हो गया, तो पर्पज ही हमारा ये था कि मैक्सिमम 0 बने, तो ये एक डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट किया, अब ये ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें ऑलरेडी 2 0 लिखे हुए, तो बहुत अच्छी बात है, हमने इसी के रिस्पेक्ट में आप इसको इवैल्यूएट कर दिया। सो दिस विल बी 1 इनटू ये फिर 1 1 हो गया, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, अब ये नया क्वेश्चन है, ये 1 1 हो गया तो इसको हटा दिया इसको हटा दिया। ठीक है, 1 1 इवन है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो ये वाला डिटरमिनेंट एज इट इज आएगा, तो दिस इनटू दिस 0 माइनस दिस इनटू दिस, तो 0 माइनस 3 और आगे कुछ है नहीं, तो नेट आंसर कितना हो गया -3। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई, ये प्रॉपर्टी यूज कर, तो नोट इट डाउन। तो हमने इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या क्या बताया। नोट 1, द रो which is
है कोफिशिएंट एज 1। तो यहां जैसे C4 को चेंज किया तो C4 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। C4 गोज टू C1 माइनस C4, ये भी नहीं चलेगा, 1 वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। C4 का कोफिशिएंट या तो -1 हो गया ना, 1 ही होना चाहिए, पहला तो लिखा है। नोट 2, इफ C1 is being changed using C2, मतलब कॉलम 1 को हम चेंज करें कॉलम 2 यूज करके, then simultaneously we can not change C2 using old C1। ठीक है, मतलब हमने C1 को चेंज करें C2 यूज करके, तो C2 को हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते वही C1 यूज करके। एक बार हमने C1 को चेंज कर लिया, C2 करके नया डिटरमिनेंट आ गया, अब ये तो नया क्वेश्चन है, इसको कुछ भी करो। तो इस नए डिटरमिनेंट में अगर हमने C2 को चेंज किया C1 यूज करके तो वो चलेगा, बट ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसी में C1 की जगह लिख दें C1 माइनस C2 और C2 को लिख दें C2 गोज टू C2 माइनस C1 और ये वाला C1 यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो मैंने बताया ना, फिर तो हम हमेशा ही वैल्यू 0 लेंगे किसी भी डिटरमिनेंट का, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर एक एलिमेंट 1 1 2 3 होगा तो दूसरा -1 -1 -2 -3 होगा। सही। तो these points you are supposed to keep in your mind।